आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 19 मई के जो इनसाइट की वेबसाइट पर जो करंट अफेयर्स आए थे उन सबको। आप लोगों को अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वो इनसाइट की वेबसाइट का डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक है। आप उन्हीं की वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और विजन की मंथली कंपाइलेशन की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। कल मैंने बोला था कि कल हम पोस्ट कर देंगे, बट एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह हो गया। मेरे कुछ घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ मैं बैठता हूँ रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहाँ कभी कुछ करना है कुछ करना है। सो लिटिल डिले इज़ देयर। आई स्टिल होप कि मैं आज उसे कंप्लीट करके पॉलिटी वाले को और इसे पोस्ट कर दूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कुछ लोगों को मे भी एक इशू हो सकता है वीडियो के पोस्ट होने के टाइम का। उसका ना मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। ये एक प्रिपरेशन का आपका तरीका भी हो जाएगा। मैं वो लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग ना इस चीज़ को काउंटर कैसे कर सकते हो। और कुछ लोगों को जो करंट अफेयर्स करने इशू सॉल्व करने में इशू आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करने में, याद करने में, उनका मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, न्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं तब तक हम लोग। पहली हमारी जो न्यूज़ आई है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल रूल्स थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, उनमें कुछ अपडेशन आया है। पहले भी एक न्यूज़ हम बना चुके हैं इसके ऊपर। और शेखतकर कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन रही थी, ये डिफेंस से रिलेटेड है। और वो रिकमेंडेशंस जो है वो एक्सेप्ट की हैं, कितनी एक्सेप्ट की हैं, क्या क्या उस पर काम होगा वो जानेंगे। एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो पावर शेयरिंग डील है वो क्या है। ट्रैवल बबल क्या होता है। चरण पादुका, पादुका बोलते हैं पैरों को। और हैंको क्या है। लेस इन्वेसिव सरफेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीज़ा क्या है। पिनांगा अंडमान अंडमानीनीज़, हाँ पिनांगा अंडमानीनीज़, ये लोग क्या होते हैं। प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं, मेंस के स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगस्त 2019 के अंदर इसका जो स्टेटस था वो स्टेट से हटा करके इसको यूटी बना दिया गया था, यानी कि डीमोट किया गया था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, फिर इसकी दो यूटीज़ बना दी गई थी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया था। अब हमारे कंट्री के अंदर टोटल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं आपको पता होने चाहिए। 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थे। पहले 7 यूटीज़ थी, अब 8 यूटीज़ हैं। अब ये सोचो कि जब 2 यूटी बनी हैं तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, लेकिन रिसेंटली 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, थोड़ा कन्फ्यूजन है, दादरा है दादर है, ये दोनों को भी मर्ज कर दिया गया है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो हैं ये सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब हमारे पास 9 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इशू की है, एक नोटिफिकेशन, जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कैसे जो प्रोसीजर है वो रूल है उसके बारे में कुछ बातचीत की है, वही हम लोग जान लेते हैं। एक सिंपल टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है, आपके रेजिडेंस का प्रूफ होता है, प्रमाण पत्र होता है कि आप इस जगह पर रह रहे हो, इतने समय से रह रहे हो, ये आपकी प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन एड्रेस वगैरह का कुछ होता है। ऑलराइट, ये जो नोटिफिकेशन है ये एक अमेंडमेंट के अंदर आई। अमेंडमेंट किस में किया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर के सिविल सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट है 2010 का, उसके अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है। अब इस ओवरव्यू क्या है इसका हम लोग देख लेते हैं, इस प्रोसीजर के रूल्स का 2020 के अंदर। इस अमेंडेड रूल के अंडर जो एलिजिबल नॉन लोकल्स हैं ना, वो भी अब इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लोकल्स का मतलब क्या होता है, एक तो होता है लोकल, जो वहाँ के आम लोग होते हैं, वहाँ के मूल लोग जो वहाँ पहले से रहे हैं। नॉन लोकल मतलब हो गया कि बाहर से आके जो रह रहे हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी हैं, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो। एक टाइमलाइन है 15 दिन की इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है फॉर द अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK फॉलोइंग द अमेंडमेंट्स इन द प्रीवियस एक्ट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। टू मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड, कोई भी ऑफिसर अगर इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है या फिर इशू नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, उसको 50,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये जो अमाउंट है ये उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई है। इसका एक मिसयूज़ हो सकता है, पता कैसे, अगर कोई ऑफिसर को लगेगा कि भाई सामने वाले की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है और उसको अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं भी कर पा रहा होगा, तो उसे ये डर होगा कि अगर मैं इसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करूँगा और ये मेरी रिपोर्ट में चला गया कि मैंने ये वाला केस रिजेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो इंसान इसका मिसयूज़ करेगा, थोड़ी ब्राइब ले सकता है और उसको एक फ़ेक सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं
इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उसको सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे लगता है बात होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा प्रोविज़न डाला गया है, और डाला गया है तो फिर इसको पब्लिक क्यों बताया गया है। आपको पनिशमेंट देनी है, ये बातें इंटरनल होनी चाहिए, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। जस्ट ए सजेशन। जो भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं ना, और जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, वो लोग भी इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कि कश्मीर के बाहर जाके रह रहे हैं, वो लोग जो कश्मीर के थे लेकिन किसी कारणवश वो बाहर जाके रह रहे हैं, वो लोग भी इसमें अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना कोई परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कोई भी, कोई राशन कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड वगैरह, ये सब उनको दिखाना पड़ेगा, इनसे इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बोनाफाइड माइग्रेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। बोनाफाइड वर्ड का मतलब समझो, बोनाफाइड, फाइड वर्ड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे बात हो जाती है ट्रस्ट की। जैसे हाई फाई होता है ना, उसको बोलते हैं हाई फिडेलिटी। फिडेलिटी वर्ड FID, फिडे का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है। और ये जो माइग्रेंट्स वगैरह होंगे, ये कैसे अप्लाई करेंगे, जो इनका जो प्रूविंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होंगे इनके इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि वोटिंग लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए, इनके पास वोटर कार्ड होना चाहिए 1988 वाला, उसके बाद वाला। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ माइग्रेंट इन एनी स्टेट, इन एनी कंट्री और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। हाँ, ये तो प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट तो होगा ही। बैकग्राउंड क्या है इसका, हल्का सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉस, जो कि 2020 का ही है। इस ऑर्डर के मुताबिक जो डोमिसाइल एक इंसान होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, या तो वो इंसान यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले 15 सालों से रह रहा हो, या उसने यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टडी की हो 11th और 12th क्लास के अंदर 15 साल। नहीं, ये गलत है, ये कुछ आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 7 या 8 ईयर्स कुछ है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्टडी वाला जो ऑप्शन है ना, जो एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि आप जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 7 या 8 साल से पढ़ रहे होंगे। आई थिंक 7 या 8, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8 होगा शायद। और उसमें आपने 10th या फिर 12th, कोई भी एक क्लास उस 7-8 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। और भी कुछ थे लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, क्योंकि मेजर डेफिनेशन यही है। ऑलराइट, इम्प्लीकेशन क्या होंगे इस मूव के। इस ऑर्डर के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ हैं ना, और जो चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन हु आर मैरिड आउटसाइड JNK, चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन हु आर मैरिड आउटसाइड JNK एंड सफाई कर्मचारीज़ हैं, वो सब अब एलिजिबल हो जाएंगे ऑब्टेन करने के लिए डोमिसाइल स्टेटस। ये एक चीज़ है, मैंने कुछ लोगों को देखा था जिनके साथ मैं डेली डिस्कशन वगैरह कर रहा होता हूँ। वुमेन और वीमेन के अंदर उनको प्रोनाउंसिएशन का बहुत दिक्कत है। एक तो WOMAN होता है, एक होता है WOMEN। ये होता है वुमेन, वुमेन जो हम नॉर्मल बोलते हैं। WOMEN जब आ जाता है ना, तो इसको वुमेन नहीं बोलते, इसको वी मैन बोलते हैं, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो चेंज हो जाती है वो वी मैन हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन में ये वी बन जाता है, वो नहीं रह जाता, ठीक है। वुमन वीमेन, वुमन वीमेन। और मैन का क्या होता है, जब प्लूरल होता है तो मैन, इसका मैन होता है, और इसका मेन, यानी कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट हो जाता है, मैन, मैन और मेन। या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत मैटर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ मार्क्स कट ही जाएंगे, लेकिन अगर करेक्ट हुआ तो नहीं सॉरी, अगर करेक्ट हुआ तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन गलत हुआ तो कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोबारा समझो, अगर आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एडवांटेज मिलेगा कि इसने तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया था, वो प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं कर रहे हैं। करेक्ट किया है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो मे बी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, मे बी, अगर आप मे बी, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, कहीं कोई नंबर काट लें वो, ठीक है। वैसे तो इतना कुछ फोकस नहीं करते, बट स्टिल बिकम अ बेटर पर्सन, रेस्पेक्ट द लैंग्वेज, रेस्पेक्ट द प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारी बात है शेखतकर कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं। शेखतकर कौन हैं, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, DB शेखतकर, रिटायर्ड हैं ये। और इनकी जो कमेटी जो बनाई गई थी ना, वो मनोहर पारिकर जी ने बनाई थी, जो हमारे एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, गोवा के भी वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 2016 में दी थी, ठीक है। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, कुछ रिकमेंडेशन पहले एक्सेप्ट हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, अभी इनको कुछ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं वो क्या है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और इम्प्लीमेंट करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, जो कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अभी एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीड अप करो रोड कंस्ट्रक्शन, जो सड़क की जो बनाने वगैरह का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करो। आउटसोर्सिंग करी जाए रोड कंस्ट्रक्शन की वर्क की बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO जो है 1960 के अंदर बना था,
ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और ये जनरली क्या है कि माउंटेनियस एरिया हो गया या माउंटेनियस ही नहीं हो गया, मेजरली माउंटेनियस हो गया, लेकिन बॉर्डर जहाँ भी होते हैं ना हमारे, अगर हम इंडिया के कंट्री की, इंडिया की हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ गंदा सा इंडिया बना दिया मैंने, ये बॉर्डर एरिया के अंदर जनरली कंस्ट्रक्शन करता है। प्लस में करंटली ये 21 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है और उसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार वहाँ पर भी ये काम चला रहा है। प्लस में नॉट ओनली इंडिया, अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका वगैरह जैसी कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा BRO जाके काम करता है। इट इज़ मैंडेटरी टू अडॉप्ट द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द वर्क्स दैट रिक्वायर कॉस्ट मोर देन 100 करोड़। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत आ रही है, उसके लिए ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी हो गया है कि आप इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करें। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, लेना, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंजीनियरिंग के प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस मोड के थ्रू ही आप उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें जिनमें 100 करोड़ से ऊपर की लागत है। डेलीगेटिंग द एनहेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़ टू BRO फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स। निजी और विदेशी जो प्रोक्योरमेंट्स करनी है उसके लिए आप जो BRO की जो पावर है ना, प्रोक्योर करने की पावर, उसको 7.5 से बढ़ा के 100 करोड़ कर दे, रिकमेंडेशन है। लैंड एक्विजिशन और ऑल स्टेचुएटरी क्लियरेंसेज, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करने की परमिशन लेना, एनवायरनमेंट वगैरह क्लियरेंस की, ये सब जो है ना, ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है उसकी पूरे प्रोजेक्ट की, उसी का पार्ट बना दिया जाए, इसको अलग से नहीं दिया जाए। विद द एडॉप्शन ऑफ EPC, ये जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये मैंडेटरी हो जाएगा टू अवॉर्ड द वर्क ओनली व्हेन 90% ऑफ द statutory clearances have been obtained, implementing the recommendation of COE regarding the obtaining prior clearance from the commencement of the project। इन्होंने बोला है कि भैया कोई भी आप ऐसा EPC का अंडर जो प्रोजेक्ट आ जाएगा उसको आप अवार्ड द वर्क का मतलब कोई इनाम देने वाला अवार्ड नहीं है, ये बोल रहा है कि आप उसको काम तभी स्टार्ट करने की परमिशन दो जब उनकी क्लियरेंसेज वगैरह हैं वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और प्रोजेक्ट के अंदर 90% क्लियरेंस आपको मिल चुकी है, तभी आप काम स्टार्ट करो। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे हिंट मिल जाते थे कि भाई इतनी % क्लियरेंस मिल गई तो आप काम स्टार्ट करते हो। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, आप 90% क्लियरेंस मिलने के बाद काम स्टार्ट करो। अदर रिकमेंडेशंस क्या हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं कमेटी की, जो कि अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उन्होंने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिग्नल्स एस्टेब्लिशमेंट, जो सिग्नल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह टाइप की चीज़ें हो जाती हैं ना, उनके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें रेडियो मॉनिटरिंग आ जाएगी, कंपनीज कॉप्स, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स हो जाएंगे, एयर फॉर्मेशन के जो सिग्नल रेजिमेंट्स हैं, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स है, और मर्जर हो जाए किसका? कॉप्स ऑपरेटिंग का और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट्स का, इन दो का मर्जर हो जाए। ये वाला प्रीलिम्स का पार्ट बन सकता है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा सकता है UPSC। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिपेयर एक्लियंस इन द आर्मी। एक्लियंस क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ डायगनल फॉर्मेशन होती है आर्मीज़ के अंदर, वो सोल्जर्स वगैरह की फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग हो ऑफ रिपेयर एक्लियंस इन द आर्मी, जिसमें कि बेस वर्कशॉप्स वगैरह की बात की गई है, एडवांस बेस वर्कशॉप्स की, स्टैटिक की, स्टेशन वर्कशॉप्स की, फील्ड आर्मी की बात की गई है। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्लियंस, इसमें व्हीकल डिपोट्स को इंक्लूड किया जाए, ऑर्डिनेंस डिपो को, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो को, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीम लाइनिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है किसी भी चीज़ की, उसके कंट्रोल मैकेनिज्म्स के अलावा व्हीकल डिपो हो गए, ऑर्डिनेंस डिपो हो गए, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह हो गए, इन सब को भी इंक्लूड कर लो किसके अंदर? ऑर्डिनेंस एक्लियन के अंदर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्लियंस जो होते हैं, मैंने आपको एक्लियन बताया ना, एक्लियन क्या होता है? एक फॉर्मेशन होती है ग्रुप्स की, डायगोनल फॉर्मेशन दिखाई जाती है। इसको यूटिलाइजेशन करो कि ये बेटर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें, एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स जो होती हैं वो बेटर तरीके से काम करें। क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट्स इन पीस लोकेशंस, ऐसे लोकेशंस जहाँ पर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए ताकि वहाँ से कुछ पैसा बच जाएगा। एनहेंसमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ क्लरिकल स्टाफ एंड ड्राइवर्स इन द आर्मी। ड्राइवर और आर्मी का जो रिक्रूटमेंट वगैरह होता है क्लरिकल स्टाफ का, उसमें थोड़ी से उसके स्टैंडर्ड में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जाए, हल्का बहुत उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कुछ फेरबदल किया जाए, उसमें कुछ अपडेशन लेके आया जाए, ये रिकमेंड किया गया है। और क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं? इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, ये 2.5 से 3% तक होना चाहिए GDP का, कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट्स। भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 2.5 से 3% तक होना चाहिए GDP का। करंट इंडिया का जो GDP का बजट कितना परसेंट आता है? लास्ट जो आया था वो आई थिंक 2.04% आया था GDP का। और अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजट किसका आता है? US का, सेकंड पे चाइना का, थर्ड पे इंडिया का।
यूएस का जो बजट था लास्ट टाइम आई थिंक कुछ 730 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था कुछ, ठीक है। और चाइना की यदि हम बात करते हैं तो चाइना का था कुछ 600 नहीं 260 के आसपास था यूएस डॉलर्स। ये आपको इतना डिटेल में नहीं मालूम होना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस मालूम होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूएस का फर्स्ट पे आता है, चाइना का सेकंड पे और इंडिया का थर्ड पे। अगर आप डिटेल रख सकते हो कि ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, हर साल का बजट आता है फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये फाइनल चीज़ें आप एग्जैक्ट अमाउंट जब आपका एग्ज़ाम देने बैठोगे, उस साल का जो बजट आया, उस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, उस साल का आप याद रखना। इंडिया को जो था वो कुछ 71 बिलियन यूएस डॉलर था, ठीक है। तो आप उस साल का याद रखिएगा। फिर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि एक जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज बनना चाहिए जिसमें वो मिडिल लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है ना पुणे का, इसको कन्वर्ट कर दो ट्राई सर्विसेज के इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये रिकमेंडेशन थी इनकी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। एजुकेशन के ऊपर तो क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, आप लोगों को पता है, ये मेंस के अंदर हंगर, पॉवर्टी, वुमेन, ये ट्राइबल वगैरह एरिया, एजुकेशन, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, ऐसे में आएगा या फिर किसी जीएस के किसी पेपर में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंस का पूरा पूरा फुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किए थे कुछ इनिशिएटिव्स जो कि एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए है। क्या क्या मेजर्स अनाउंस किए गए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जिसका नाम है पीएम ई विद्या। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, विस्तारपूर्ण। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ई विद्या, ये लॉन्च किया जाएगा, जो यूनिफाई क्या करेगा, एफर्ट्स जितने भी हैं डिजिटल, ऑनलाइन, एयर एजुकेशन के, वो सारे के सारे एक मल्टी मोड एक्सेस मिलेगा एजुकेशन का, जिसमें क्या क्या होगा वो देखते हैं हम। दीक्षा, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होगा दीक्षा का। दीक्षा वर्ड कहाँ से आया है आपको हिंदी में पता होगा कि हमारे जो भारत की जो सभ्यता है, गुरु शिष्य की, जब शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेने जाता है तो वो बोलता है कि दीक्षा देना। तो गुरु अपने शिष्य को जब शिक्षा देता है उसको दीक्षा बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है टीवी, वन क्लास वन चैनल। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, अगर टीवी के अंदर ऐसे हर क्लास के ग्रेड वाइज ऐसे कोई एक चैनल डेडिकेट कर दिया जाए। देखो इंडिया का जो डिजिटल डिवाइड है ना वो बहुत ज़्यादा है, हर घर में स्मार्टफोन नहीं है, हर घर में इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं होता है। टीवी कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है टीवी भी पूरा अवेलेबल है, नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली टीवी जो है ज़्यादा अवेलेबल होता है हर घरों के अंदर। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई भी थी, किसी उसने किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में अपने लोकल चैनल के ऊपर एजुकेशन क्लासेस स्टार्ट की थी। वैसे तो सेंटर लेवल पर भी चल रहा है, स्टेट लेवल पर भी चल रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं कि एक वन क्लास वन चैनल कर दें, ऐसे 1 से 12th क्लास तक एक एक चैनल कर दें, उसमें उस क्लास के रिगार्डिंग सारा सिलेबस चलता रहेगा। स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज, देखो जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आते हैं, ठीक है, और EDX के कोर्सेज आते हैं, कोर्सेरा के कोर्सेज आते हैं, ये ऑनलाइन वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, स्मॉल स्मॉल वोकेशनल कोर्सेज। इसी तरीके से इंडिया ने भी अपना एक स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज का एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। उसमें इंडिया के कुछ पिछले रिसेंटली कुछ न्यूज़ थी कि 30 के आसपास कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिनको रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अभी देखो नाम कितने अच्छे अच्छे रखता है, हमारी इंडियन की ब्यूरोक्रेसी कितनी स्ट्रॉग है, जहाँ पर आप लोग जाने वाले हो फ्यूचर के अंदर। दीक्षा नाम रख दिया, एजुकेशन से रिलेटेड है। ई विद्या नाम दे दिया, स्वयं, ठीक है। IIT पैल, पाल मतलब फ्रेंड का मतलब होता है, IIT पाल, जो लोग IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हो गया ये। एयर थ्रू कम्युनिटी रेडियो और CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट होता है रेडियो के थ्रू। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है, कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो में दो डिफरेंसेस होते हैं। कम्युनिटी रेडियो की ना रेंज बहुत कम होती है, कुछ 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर ऐसी कुछ रेंज होती है कम्युनिटी रेडियो की। 100 भी होती है कुछ जगह पर, डिपेंडिंग अपॉन आपके रिपीटेटर्स कितने लगवा रहे हो आप, कितना लाइसेंस है आपके पास। कमर्शियल रेडियो जैसे अपना रेड FM हो गया, रेडियो 1 हो गया। कम्युनिटी रेडियोज़ भी बहुत सारे होते हैं इंडिया के अंदर, जगह जगह लगे होते हैं, तो ऐसे। तो उन्होंने कहा कि रेडियो के थ्रू भी हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। ये इनिशिएटिव अभी अभी रिसेंटली राजस्थान ने लिया था और इसका उनको इम्पैक्ट और रिजल्ट अच्छे मिले हैं उन लोगों को। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो पुअर क्लासेस हैं, जो पीपल हु आर बिलो द, जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रेडियो वहाँ पर फिर भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये टीवी हो गया और ये सेल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो रेडियो से उन्होंने क्लासेस स्टार्ट करने का एक मोटिव स्टार्ट किया था। उनको कुछ, जितना मैं पढ़ पा रहा था, उनको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं एथिक्स वगैरह क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो सारे मोटिव्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया राजस्थान वाला। स्टडी मटेरियल होगा जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, जिनको किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ होगा, उनके लिए एक डिजिटली भी एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, डेजी जिसका नाम होगा। साइन लैंग्वेज वगैरह का भी उसमें यूज़ करेंगे। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है,
जिसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक वेबसाइट होगी, टोल फ्री हेल्पलाइन होगी, नेशनल डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी मतलब एक लिस्ट होती है, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होती है, काउंसलर्स वगैरह की, इंटरेक्टिव चैट प्लेटफॉर्म होगा इसमें। ये बेनिफिट करेगा स्कूल जाने वाले बच्चों को, कंट्री के अंदर उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी को, सबको स्कूल एजुकेशन में। एक्सपेंडिंग द ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर ई लर्निंग को हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लिबरलाइजिंग ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लिबरलाइजिंग मतलब आज़ाद करना, फ्री कर देना। ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं लोग। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करेंगी, और एक ऑनलाइन कंपोनेंट होगा कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एंड ओडीएल, ओडीएल का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। इनकी जो इनको बढ़ाकर 20% से 40% कर दिया जाएगा। ये क्या करेगा, ये एनहेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तकरीबन 7 करोड़ स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेंगी ये, डिफरेंट कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के। आगे हम बात करते हैं एक नया करिकुलम और एक पेडागोगिकल फ्रेमवर्क। पेडागोगिकल का मतलब होता है पेडागॉग, PEDAGOGUE। इस वर्ड का जहाँ भी मतलब आ जाए समझ लेना कि टीचर की बात की जा रही है, एजुकेटर की बात की जा रही है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है डेमागॉग। जहाँ भी डेमागॉग की बात कर जाए समझ लेना डिक्टेटर की बात की जा रही है। पेडागॉग टीचर, डिक्टेटर, और डेमागॉग डिक्टेटर, ये ध्यान रहे आपको। ये स्कूल के एजुकेशन, जो टीचर के एजुकेशन वगैरह, उन सब के लिए एक ऐसा नेशनल करिकुलम बनाया जाए, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, ताकि उनको एक ग्लोबल बेंचमार्क मिले। ग्लोबल बेंचमार्क मतलब संसार, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर उनको एक स्टैंडर्ड मिल जाए कि वहाँ तक उनको अपना स्टैंडर्ड रेज करना है और उसके बियॉन्ड फिर उनको काम करना है। बेंचमार्क वर्ड का मतलब शायद आप समझते ही होंगे। ऑलराइट, जो नेशनल फाउंडेशन एक लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन है, ये लॉन्च किया जाना चाहिए। ये इंश्योर करे कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो वो ग्रेड तक जो है वो हर जगह पहुंच रहेगी। टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एक रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग करिकुलर फ्रेमवर्क बने, लर्निंग मटेरियल का एंगेजमेंट ज़्यादा किया जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे हम काम करना चाहते हैं। लर्निंग आउटकम्स और उसके मेजरमेंट के इंडाइसिस हो, इंडाइसिस मतलब रिपोर्टिंग वगैरह हो, पूरी एनालिसिस हो उसका। असेसमेंट टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे। लर्निंग प्रोग्रेस को हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये चाइना में बहुत होता है, वो लोग अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को ना ट्रैक बहुत करते हैं। और ये जो मिशन होगा ये लर्निंग नीड्स का, ये लगभग 4 करोड़ बच्चों को 3 से 11 साल की उम्र तक टारगेट करेगा। अब ऐसी नीड क्या आ गई थी ऐसे मेजर्स लेने की। ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है दौलत, धन। तो वो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका मतलब आप प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी नेशन की दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसने हमारे सामने नए चैलेंजेस लेके आए, लेकिन साथ ही साथ उसने हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे दी हैं। ये लाइन बड़ी अच्छी है, पूरी की पूरी अलग से हाईलाइट करके लिख लो, कहीं काम आएगी, एसए में, जीएस में, कहीं किसी क्वेश्चन में। ज़रूरी नहीं एजुकेशन का ही क्वेश्चन, कहीं भी आ सकती है काम। अफ़गानिस्तान की एक पावर शेयरिंग डील हुई है। यहाँ पर पावर अथॉरिटी वाली पावर की बात है, ठीक है। जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी जी, और उनके जो राइवल हैं अब्दुल्ला, उन्होंने एक पावर शेयरिंग डील की है जिसमें उनकी बहुत महीनों की जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव, अनश्योरिटी होना, ठीक है। पॉलिटिकल था, राजनीतिक था, उसके अंदर उसका पावर शेयरिंग डील के थ्रू उसका एंड करेंगे। इस डील के बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इस डील के बाद ये फाइनल डिसाइड हो गया है कि मिस्टर घानी जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे, अब्दुल्ला जी जो हैं वो जो पीस टॉक्स हैं तालिबान के साथ वो उनके अंडर में आ जाएंगी। दिस डील्स कॉल फॉर अब्दुल्ला जी जो हैं वो कंट्री को लीड करेंगे। जो नेशनल रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल है, रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल जो है ना, इसको अथॉरिटी दी गई है कि हैंडल करेगा सारे अफेयर जो कि अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के रिलेटेड जो भी कुछ है, ये सारे के सारे अब्दुल्ला जी हैंडल करेंगे। और अब्दुल्ला जी की कुछ टीम के जो लोग हैं वो घानी जी के कैबिनेट में चले जाएंगे। इशू क्या है, इनका जो इलेक्शन हुआ था ना, उसके अंदर घानी और अब्दुल्ला दोनों ने अपने आप को, सितंबर का जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। जो इनका इलेक्टोरल कमीशन है उन्होंने बोला था कि इनकम्बेंट मतलब जो पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं, पहले से जो अशरफ घानी जो थे प्रेसिडेंट थे वो बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे। इस बात पर अब्दुल्ला जी ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ फ्रॉड काम हुआ है, इसलिए वो जीते हैं। तो दोनों ने ही अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अभी उनकी एक पावर शेयरिंग डील होगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ चीज़ें अब अब्दुल्ला जी हैं वो, अशरफ घानी जो है प्रेसिडेंट बने रहेंगे, अब्दुल्ला जी जो हैं वो कुछ पावर, कुछ सेक्शन जो हैं वो हैंडल करेंगे। इस डील की सिग्निफिकेंस क्या थी, जब अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ ऐसा होप कर रही हैं कि उनका तालिबान के साथ जो इतने सालों का जो वायलेंस वगैरह का जो ये सर्कल बना हुआ था ना, ये अब ख़त्म हो सकता है। और ये ऑब्वियसली तब होगा जब ऊपर की पावर की अपनी आपस की राइवल बंद हो।
ये ऐसा होप कर रहे हैं कि जो डील है कैपिटल काबुल की वो हेल्प करेगी। कैपिटल इनकी काबुल है अफगानिस्तान की, आपको पता ही होगा। मेंटेन और बैलेंस करने में पावर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द लास्ट ईयर्स डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूएस तालिबान की पीस डील हुई थी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक पीस डील हुई थी यूएस की गवर्नमेंट की और तालिबान की, कब? 29 फरवरी 2020 में। कहाँ हुई थी? दोहा में हुई थी, कतर में। ये देखो ऐसा क्यों होता है कि ये लोग ऐसी पीस डील करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि यूएस वाले अफगानिस्तान में आ गए या फिर अफगानिस्तान वाले यूएस में चले गए? जनरली इस तरह की कहीं ना कहीं जहाँ टेररिज्म इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं जहाँ डिफेंस वगैरह चीज़ें होती है ना, ये लोग थर्ड पार्टी को होस्ट बनाते हैं कि अगर यूएस में जाएंगे तो हो सकता है कि अफगानिस्तान वालों के ऊपर कोई अटैक कर दे यूएस में, यूएस वाले अफगानिस्तान में आएंगे तो हो सकता है अफगानिस्तान का कोई दूसरा कोई थर्ड पार्टी उनको यहाँ पे अटैक कर दे। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होती है, दूसरी कंट्रीज जो होती हैं थर्ड किसी पार्टी को होस्ट बनाती हैं। थर्ड पार्टी किसको होस्ट बनाया जाता है? ये देखा जाता है कि थर्ड पार्टी दोनों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक हारमोनी शेयर करती हूँ, थोड़ा मेल मिलाप होता है वहाँ पर, ऐसी कंट्री को होस्ट बनाया जाता है। ओके। और ये भी देखा गया था कतर के मामले के तो कि बीच में पड़ता दोनों, उधर से यूएस से अटलांटिक ओशन क्रॉस करके, या अफगानिस्तान से सारा इराक ईरान सीरिया क्रॉस करके जो कतर है थोड़ा सेंटर में भी पड़ जाता है। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए और कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी होती हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाता है। दिस डील कॉल्स फॉर यूएस और जो नेटो, नेटो आपको पता ही होगा यूएस की और यूरोपियन यूनियन की और कुछ कंट्रीज़ की एक फ़ोर्स है। इन सब ने डिसाइड किया कि अपनी जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो वहाँ की फ़ौज है उसको अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। इस डील के साथ ऐसा देखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो डेकेड्स ऑफ वॉर, यानी दशकों का जो उनका वहाँ वॉर चल रहा है उस सबको ख़त्म करने के बहुत बेस्ट चांस है उनके पास। यूएस बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि तालिबान और अफ़गान की गवर्नमेंट के अंदर एक इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस हो। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? INTRA और INTER। इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन, यानी कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंट्रा इंडिया मतलब इंडिया का अपने ही कंट्री के अंदर कंपटीशन हो। इंटर कंपटीशन की बात करते तो इंडिया और मान लो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनका बीच होता है इंटर। और इंडिया अपने ही अंदर अंदर कुछ करेगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा नेगोशिएशन, ऐसा कुछ। तो तालिबान तो अफ़गानिस्तान के अंदर ही इस्टेब्लिश है, इसलिए इसको इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस का नाम दिया गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो पर्सनल हॉस्टिलिटी है बिटवीन, हॉस्टिलिटी मतलब एनिमिटी, दुश्मनी, घानी और अब्दुल्ला की, इसके कारण जो पीस टॉक्स हैं डिले होती जा रही हैं, बार बार रुकती जा रही हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा पीस इन अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए? इंडिया ने इस डील को बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो रिन्यूड एफर्ट्स हैं जो कि पीस और स्टेबिलिटी की बात करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये एक एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को और वायलेंस को अफ़गानिस्तान में ख़त्म कर देंगे। इकोनॉमिकली ये इंडिया के लिए ऑयल और मिनरल रिच गेटवे बन जाएगा। अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो बिकम सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इंडियन फॉरेन एड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के अंदर अफगानिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है वो कंट्री जो इंडिया से फॉरेन एड, विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला। ट्रैवल बबल क्या है? ट्रैवल बबल जो है हमारी ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं कुछ, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इन्होंने एक ट्रैवल बबल स्टार्ट किया है। ट्रैवल बबल का मतलब देखो क्या है, ये कोई चीज़ नहीं है वैसे, ये एक कह सकते हो एक क्या बोलते हैं, एक मीडियम है, एक फिनोमिना है ये कह सकते हो, या फिर एक कैंपेन कह सकते हो, या फिर एक पॉलिसी है इनकी। इसके अंदर ये क्या करेंगे, अपनी जो इकोनॉमीज़ है ना उनको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? इन कंट्रीज़ के बीच में अपने अंदर विद इन जो है ट्रैवल वगैरह को इंक्रीज़ करके। तो बैकग्राउंड क्या है, ये जो पैंडेमिक था अपना कोविड-19 का, इसके थ्रू जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड है ये सारा का सारा कम हो गया है। तो इसके कारण जो ट्रैवल बबल्स हैं उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि एटलीस्ट कुछ जो ग्लोबल इकॉनमी है वो ऊपर रहे, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ है तो जब ट्रैवल बंद हुआ है तो ट्रेड बंद हुआ है, तो लेन देन बंद हो गया तो फिर पैसे की कमी आ गई है। अभी ट्रैवल बबल में करेंगे क्या, एक बबल में क्या होगा, रिकनेक्ट करेंगे इन कंट्रीज़ को, स्टेट्स को जिनके पास ये पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत कम हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मेंबर्स को अलाउ करेंगे कि ट्रेड टाइज सेटअप करें, दोबारा से किक स्टार्ट करें, उन सेक्टर्स को आना जाना स्टार्ट करें, गाड़ियों का आना जाना स्टार्ट करें, सामान का इधर से उधर आना जाना स्टार्ट करेंगे। काम कैसे करेगा, इनके जो रेजिडेंट्स होंगे उनको फ्रीली अलाउ करेंगे रेल, एयर और सी से विदाउट क्वारंटीन मेजर्स। और इसमें कुछ इन्होंने कंडीशन रखी है कि कोई अगर बाहर से भी इस कॉरिडोर के थ्रू अगर ट्रैवल करना चाहेगा उसको पहले 14 डेज़ के आइसोलेशन में आना पड़ेगा। और इसमें फ्रीली मूव करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपने, जो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, आपने पिछले 14 डेज़ में कहीं ट्रैवल ना किया हो और आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, और आप किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में भी ना आए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, फिर आप इस तरीके से यहाँ ट्रैवल कर सकते हो।
सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि जो ट्रैवल बबल है अमंग बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, ये आई थिंक 35% ग्लोबल जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट्स जो हैं स्पेशली स्मॉलर कंट्रीज़ को बहुत फेवर करेंगे और इनको ट्रेड से, लार्ज पार्टनर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रीलिम्स के फैक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग चरण पादुका, चरण मतलब पैर, पादुका मतलब चप्पल। ये एक कैंपेन है जो कि एमपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो नंगे पैर उनको दिखाई दे रहा है कि इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने कुछ शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की ताकि उनको थोड़ा सा दुख कम किया जा सके। बहुत अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए। मोस्ट नोटेबल थिंग है कि ये जो कैंपेन है ना, इसको पुलिस कंडक्ट कर रही है मोस्टली प्लेसेस पे। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। हैंको क्या है? हैंको एक पर्सनल स्टैम्प होती है। स्टैम्प तो आप समझते होंगे ना, स्टैम्प लगाने वाली। ये वुड और प्लास्टिक से बनाई होती है, स्मॉल साइज़ होती है, सर्कुलर शेप की हो सकती है और क्या कहते हैं, स्क्वायर शेप की हो सकती है। ये जो स्टैम्प है इसको इंक से यूज़ करेंगे। इंक पैड को बोलते हैं शोनिकू और जो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं इंकन। ये यूज़ की जा रही है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज़ करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिजेस, रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी स्लिप्स वगैरह को। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कोविड-19 के पैंडमिक के द्वारा हम ये प्रथा चला रहे हैं, सदियों पुरानी जो प्रथा है कि हर एक वेरिफिकेशन के लिए, अथॉरिटी के लिए स्टैंप लगा देंगे तो वो ऑथराइज पेपर हो जाता है। इसके कारण क्या है कि एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क प्लेस जाना पड़ रहा है, कंपनीज़ वगैरह जाना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन सील्स वगैरह को लेकर, ऑफिशियल प्रेमिसेस में सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि ट्रेन वगैरह के थ्रू ट्रैवल करना पड़ रहा है और स्टैंपिंग रिलेटेड काम के थ्रू, तो उन्होंने अपनी ये पर्सनल स्टैंप बना ली है। इसका नाम दिया है हैंको। लेस इन्वेसिव सरफेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए एक चीज़ है। क्या है देखते हैं। लीज़ा को डेवलप किया गया है एज एक लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी है। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है फ्लो। वेंटिलेशन जैसे रूम में आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हो? एग्जॉस्ट फैन लगा देते हो। तो लंग को प्रोटेक्ट करने की एक स्ट्रेटजी है जिसमें रेस्पिरेटरी कुछ रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ मैनेजमेंट किया जाएगा और वेंटिलेशन प्रोवाइड हो वहाँ पर। एक मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है जिससे डैमेज होता है प्रीटर्म लंग्स ऑफ न्यू बॉर्न्स। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लंग्स को कुछ डैमेज होने का खतरा होता है, तो उन सबसे बचाने के लिए कुछ एक मेथड है। इन्फेंट्स जो कि सूटेबल होते हैं लीज़ा के लिए, उनको मैनेज करेगा प्राइमरी कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और हाई फ्लो विद द एविडेंस। ये याद करना पड़ेगा, बायो की चीज़ है और ज़्यादा इसमें डीप में मत जाओ, इतना याद कर लो ये जो स्पेशली जो बोल्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स में ना डायरेक्ट पॉइंट आएगा। समझने की चीज़ ये कि स्ट्रेटजी से ना छोटे बच्चों को लंग्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उससे बचाया जा सकता है। ये अगर मैं रिकॉल करवा रहा हूँ अच्छे से, आई थिंक ये राजस्थान के जयपुर में स्टार्ट किया गया है ये। ठीक है, तो इससे बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती है, स्पेशली जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उन सबकी जान बचाई जा सकती है। ये स्पीशीज़ वगैरह के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, आप लोगों को पता है। और IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? ये पेड़ है एक, पिनांगा एंडमानेसिस। ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अंडमान आइलैंड्स में मिलता है। पाम प्लांट्स है, पाम आपको पता होगा ना, पत्ते होते हैं लंबे लंबे और पतले 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 वाला पेड़ है। आप गूगल पे इसकी ना फ़ोटो डाल देना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसकी बात की जा रही है, पेड़ है कि। जो नेम है इसका पिनांग, वो मॉडर्न डे के मलेशियन स्टेट से डिराइव किया गया है। कहीं ना कहीं से वहाँ से कोई सीड आ गया होगा कभी अंडमान में। एंटायर पॉपुलेशन इसकी जो कुछ 600 स्पेसिमेंट्स हैं जो कि टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट के पॉकेट्स में मिलते हैं। साउथ अंडमान के जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, अब देखो माउंट हैरियट नेशनल पार्क आ गया यहाँ पर न्यूज़ में। ठीक है, ये कहीं प्रीलिम्स में आ जाएगा, कहीं में क्वेश्चन घूम के बच्चे सोचते रहेंगे यार ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन सकता है यहीं से। न्यूज़ में क्यों है? स्पीशीज इज फाइंडिंग अ सेकंड होम एट तिरुवनंतपुरम बेस्ड जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि देखा गया है कि ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पर भी अवेलेबल, यहाँ पर मिल रही है अब। फाइंडिंग सेकंड होम। ये हो गया आज की न्यूज़। और अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को करंट अफेयर्स जो पढ़ने में दिक्कत आ रही होती है, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ कि आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एक बार वो देख लेते हैं। देखो भाइयों, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू हो, करंट अफेयर्स को पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है या फिर वीडियोस वगैरह जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ चैनल के ऊपर आपको परेशानी हो रही है कि कुछ आपका टाइम वगैरह सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम का भी फिक्स नहीं है। स्पेशली जब लॉकडाउन चल रहा है, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने बताया, तो शिफ्ट करना पड़ता है बार बार, तो एक जगह बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग समझ जाएंगे। कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हुए हैं किसी मेम्बर्स वगैरह का, तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आज क्या है, आज 20 मई है। ठीक है, आज मैंने कौन सी वीडियो पोस्ट की है? मैंने 90 मई वाली वीडियो पोस्ट की है। मैं अगले दिन वीडियो जानबूझकर पोस्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। और आप इसमें एक एडिशन और करो, 20 मई को आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, ठीक है। देखो मैं डेट लिखता हूँ,
20th, 21st और 22nd, ये हमारी डेट है। 20th को मैंने कौन सा पोस्ट किया, मैंने 19th का पोस्ट किया है, ठीक है। आप इसको कब पढ़ो, आप इसको यहाँ पढ़ो 19th को। 21st को आप इस वीडियो को देखो। वीडियो चैनल पे कब आएगी, 20th को आ जाएगी, यहाँ पर वीडियो आएगी। कब की आएगी, 19th की आएगी। आप कब पढ़ो, आप इसको 21st को पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका जो भी रूटीन होगा ना दिन के अंदर, आपको वीडियो अपने टाइम से मिल जाएगी। एक दिन पुरानी वीडियो तो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो। आप ये मत देखो कि जिस दिन वीडियो पोस्ट हो रही है मैं उसी दिन देखूंगा। आप अगले दिन का अपना रूटीन सेटअप करो, ताकि आपके टाइम टेबल, सपोज आप कोई इंसान 6 बजे पढ़ता है करंट अफेयर, कोई इंसान शाम को 6 बजे पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, तो आप ये वेट ना करो कि यार चैनल पर यूट्यूब पे वीडियो आई है या नहीं आई है। आप एक दिन का डिले करके चल लो, ये ज़्यादा बेटर प्रोग्राम है। इसका एक और बेनिफिट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। 19th की न्यूज़ में अगर बता रहा हूँ ना, तो 19th को भी आपने, देखो मैं दिखाता हूँ, 19, 20, 21st, 22nd, ये 19th की न्यूज़ आप 21st को जब सुनोगे ना, तो इस 2 दिन के बीच में आपने और भी न्यूज़ सुन ली होती हैगी। आपने 19th का न्यूज़पेपर पढ़ा ही होता है, ठीक है। थर्ड डे की जनरली रिकमेंडेशन होती है रिवीजन की। अगर आप एक दिन गैप करके ये जो एनालिसिस है इनसाइट का 21st को देखते हो, तो ये भी अगर आपने 19th को न्यूज़पेपर रीड कर लिया था, बीच में 20th को आप कुछ भूल भी गए हो, तो 21st को आप जब दोबारा इनसाइट के थ्रू ये पढ़ते हो तो आपकी रिवीजन हो जाती है। ये मेन बात है, मेरा बताने का मोटिव यही था, ठीक है। 19th की न्यूज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ 20th को, आप उसे कब सुनो, आप 21st को सुनो। 2 बेनिफिट क्या, एक तो आपको वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड मिलेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई वीडियो वाला इंसान कब वीडियो पोस्ट करेगा। सेकंड बेनिफिट, आपको एक दिन के बाद की न्यूज़ मिल रही है, तब तक 2 दिन आप 21st का न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे, 20th का भी न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे, 19th का भी पढ़ लोगे। आपकी रिवीजन हो जाएगी थर्ड डे अगर पढ़ोगे तो। आपको लगेगी अरे हाँ ये मैंने कहीं न्यूज़पेपर पढ़ा था। फिर हो सकता है कि जब आप 19th की पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि अरे यार इस न्यूज़ में तो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन 2 दिन में कुछ अपडेट भी मिल गया है। तो आपका ब्रेन उसको स्टोर करेगा, क्योंकि आपका एफर्ट लगेगा ब्रेन से। आपका ब्रेन बोलेगा नहीं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आ चुकी है, इसमें अपडेट आ चुका है, तो आपका ब्रेन का एफर्ट होगा, तो आपको याद रह जाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर अच्छे से याद होते हैं। एक स्ट्रैटेजी है, अपना लो, फ़ायदा हो जाएगा। और भी कुछ ऐसे बताता रहूँगा धीरे धीरे। अब आज के लिए बाय।